बैठ जाइए आप। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म, अर्थात कहने का मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी। अगर कोई लिविंग बीइंग है तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी। क्या होंगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या है आप जानते हो? या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट हो या एनिमल्स, बैक्टीरिया हो या फंजाई, जिम्नोस्पर्म, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, प्रोटोजोआ टू मैमेलिया, एनी ऑर्गेनिज्म which have life, they show metabolic activity. It means metabolic activity लाइफ का, लिविंग बीइंग का आइडेंटिफाइंग, आई कैन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइन करता है वो, मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी ही। वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में है। मेटाबॉलिज्म है, कुछ नहीं उसमें, लेकिन बताना तो है हमको। नहीं कहे सर जी आप छोड़ कर निकल गए थे आगे, लड़कों को बताना ही तो है। एक पॉइंट बता देना, वही सब समझ में आ जाएगा। आपकी बॉडी में पहला लाइदा देखिए, ये मेटाबॉलिज्म है। पहली बात जान लीजिए, मेटाबॉलिक स्टेट करके आप बुक में होगा शायद, देखो ये मेटाबॉलिज्म है, दो चीज से मिलकर बना हुआ है। मेटाबॉलिज्म कैसे किसे हैं? ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, या आप कह सकते हैं ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म्ड बाय, परफॉर्म बाय किसके द्वारा? मेटाबॉलिक प्रोसेस। जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, टूटने वाला डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और ये कौन है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये कहाँ होता है? ऑल एक्टिविटी परफॉर्म्ड in the living body, ORR, A सेल, एक कोशिका में होता है, A सेल या एक कोशिका में, A सेल में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बिना सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स इन सेल, कहाँ होता है? सेल में। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज defining property of all
फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी एक्सेप्शन के होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है इसमें। मैंने क्या कहा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपके बॉडी में जो होती है, मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो आपकी बॉडी में होती है, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी परफॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा होता है। या तो कैटाबॉलिक होगा या तो एनाबॉलिक होगा। एनाबॉलिक होगा तो बनने वाला होगा, कैटाबॉलिक होगा तो टूटने वाला होगा, बोलिए ना। फिर मैंने कहा ऑल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय लिविंग बॉडी आर ए सेल, एक सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, जैसे एक बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, बोलिए ना। फिर लिविंग बॉडी सेल से बना हुआ पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मेन अरेना कौन होगा, सेल का साइटोप्लाज्म। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स इन सेल, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के। यह मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर वो लाइफ है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या है, लाइफ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या शो करेगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। कोई प्रॉब्लम, चलते आगे देखते हैं। इरेज करें। देखो इधर, अब आप जैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, तो ढेर सारे एग्जाम्पल जानते हैं, लेकिन आपकी बुक का ही बताएंगे। जैसे कुछ एनाबॉलिक प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बोलिए ना। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में, जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, बोलिए हाँ है। क्या कहते थे इसको, हम उस दिन लिखे थे सब, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन क्या कहलाता है, लड़कियां, लड़के नहीं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन क्या कहलाता है, हाँ जोर से बोलो, खड़े हो, खड़े हो, जोर से बोलो, खड़े हो, उतरेंगे तो मारेंगे तुम मुक्का, खड़े हो जाओ, जोर से बोलो ये बात, हाँ ग्लाइकोजेनेसिस, ससिए नहीं आ रही है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है, क्या है ये, ग्लाइकोजेनेसिस बन रहा है। ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये पॉलीसैकेराइड है। क्या है बेटा, आप बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, बता दीजिएगा हमको, नहीं हमने लिखा, पता लग को लिखवा दिया, वो लिखवाई भी नहीं किए। शायद एसिड से कोलेस्ट्रॉल भी दिया होगा आपकी बुक में, दिया है क्या, क्या दिया हुआ है, लैक्टिक एसिड से नहीं, ऐसा तो नहीं होगा,
लैक्टिक एसिड कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता। एसिड दिया होगा भले ऊपर और पढ़ो। लैक्टिक एसिड डिजॉल्व होकर लैक्टिक एसिड से लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बन सकता है। एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल दिया ऐसा। आप देखो ये है एसिटिक एसिड। क्या है एसिटिक एसिड? तबीयत कह रहे हैं कौन बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये कौन है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये सिंपल है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। बोलिए ना, नहीं है? उसको पढ़ेंगे चक्का ऐसे उल्टा दिया है वो, उसी को नहीं, उसी को लिखा कैसे है? देखो वो समझ में काम बोल रहा है। बिकम्स कोलेस्ट्रॉल। एसिटिक एसिड सिंपल है और ये कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स है। और एग्जांपल देखिए, लड़कियां बता रही बताएंगे, लड़कियां बेचारी सब बताएंगी। हाँ बताओ। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होगा? ये ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होगा? ग्लिसरॉल को जब फैटी एसिड जोड़ेंगे, यहाँ पे एक लिख दे बढ़िया से सुंदर सा, लो एक फैटी एसिड क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड। लिपिड तो है, ये है लिपिड तो कुल है इनमें से, हो गया, ये तो सब लिपिड है। ये दोनों मिलेंगे, एस्टर बांड बनेगा। इसमें कौन बांड बनेगा? पता नहीं। एस्टर बांड बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये कौन है? सिंपल। ज़्यादा लिखवाएंगे पागल हो जी, वो आपकी बुक में सर दिया ही नहीं, हम लिखवाएंगे भी नहीं। बोलिए है कि नहीं? अमीनो एसिड अगर हैं, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, दोनों में इसमें एसिड है तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अमीनो एसिड क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो कैसा है ये सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स है। बस इस तरह बताना बेवकूफ़ी है। लिपोजेनेसिस टर्म दे दे, देखो कहाँ पूछिए। लिपोजेनेसिस आपसे एक टर्म दे दे खाली, क्या है लिपोजेनेसिस? क्या है बताइए? कैटाबोलिक एनाबोलिक? एनाबोलिक है। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना। ट्रांसक्रिप्शन कौन है? एनाबोलिक प्रोसेस। ये में क्या बनता है? इसमें बनता है आरएनए। इसमें क्या बनता है? प्रोटीन। इसमें क्या बनता है? लिपिड बनता है। बोलिए है कि नहीं है? हाँ हाँ, वो लड़का देखो समझदारी वाला काम किया है। हाँ, उल्टा ही चलता है, जुड़ेगा तो भी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए से डीएनए बनेगा, बनेगा तो टूटेगा नहीं ना। तो क्या परेशानी आपको? आपका ही आंसर, आप पे क्या क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन स्वयं एक आंसर है। अरे भाई ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए से डीएनए बन जाएगा। इतने होगा ना, बनेगा डीएनए। तो बात या बनने बिगड़ने की है। तो प्रोटीन बन रहा, फिर वो फूड सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। वो प्रोटीन बनेगा फिर भी तो वही है, फिर आरएनए बनेगा, फिर वो सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। टूटेगा कब?
टूटना है तो ग्लाइकोसिडिक बांड को तोड़ना होगा, फास्फोडाइस्टर बांड को तोड़ना होगा, हाइड्रोजन बांड को तोड़ना होगा, लिखा भी है वहाँ। ग्लाइकोसिडिक बांड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अभी दिखा रहे हैं आपको। एक में ही हम सब समेकित कर दे रहे हैं, हो गया। इधर देखो, और एग्जाम्पल आपको लिखा, बाद में लिखा, लेकिन हम आपको बाद में यही बता दे रहे हैं। इधर देखो, यही एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है। एडीपी से क्या बन रहा है, एटीपी कैसे बनेगा, प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फास्फेट, प्लस क्या लेगा, एनर्जी लेगा। बोलो यार हाँ, तो क्या बनेगा, एटीपी। एटीपी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है ना। अच्छा, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अब बताओ क्या है, हाँ? ये एनर्जी करेंसी सोचते रहिए तब तक आप, ये एनर्जी करेंसी है, ये इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हैं, बहुत अच्छी बात बताया आपने। बिना पेंटोज शुगर के कैसे जुड़ेगा ये, किसके 5वें कार्बन से, जब पेंटोज शुगर है, जब पेंटोज शुगर है, एडेनिन है और फास्फोरिक एसिड, तब न्यूक्लियोसाइड कहाँ से होगा। हाँ 2 मिनट रुके रहो तो। अमा जब एक इधर देखो, जब एक नाइट्रोजन बेस होगा एडेनिन, दूसरा फास्फोरिक एसिड, तीसरा फास्फेट भी जुड़ा है, बोलिए ना, तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड हो गया। आगे देखिए, एडिनोसिन पढ़ रहे हैं, और देखो अगर यही एटीपी किसमें टूट जाए, ये कौन है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक है, लिखने की बात नहीं है, ये है ही यही है, यही एनर्जी करेंसी है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग के लिए। इसी के बांड में एनर्जी होता है। एनर्जी कहाँ होता है, एनर्जी प्रेजेंट इन, एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन बांड। ये एटीपी के बांड में एनर्जी प्रेजेंट होता है। ध्यान तो इधर देखो, एटीपी के बांड में एनर्जी प्रेजेंट होता है। वही बंडवा टूटता है तो एनर्जी धड़ा धड़ा के निकलता है, धड़ 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 धड़, इतना धड़ धड़ एनर्जी निकलता है कि आप इधर देखिए, आप नॉर्मली बैठ नहीं पाते हैं, ऐठने को ऐठने लगता है तुरंत है। बोले यार ऐठो को ऐठो, हमको क्या प्रॉब्लम है ना। एनर्जी लेना होगा, जैसे 500 का नोट तो दे दिया गया, लो भाई तुम्हारा बर्थडे 500 रुपया लेके जाओ, अपनी सहेलियों खिला उला दो, है ना। और हीरा जड़ा हुआ कपड़ा पहन लो आराम से, हीरा जड़ा हुआ कपड़ा पहनो, जाकर सहेलियों खिलाओ पिलाओ, ताकि चमकता रहे, सर से आँख चमकती रहे वैसे। बोलिए, और आप 500 रुपये का नोट दिया जाए 2 लोग को, एक लोग खांस रहे हैं, उनके पास भी हीरा है, और एक लोग बिना खांसे हीरा पहने हैं, दोनों लोग को पैसा दे 500 रुपये, जाओ नाश्ता पानी करके आओ सब लोग। अब 500 रुपया लेके सोचा नहीं पा रहे क्या खाएं। इधर देखो, पहला ध्यान क्या, समोसा पे, समोसा चटनी मारे, फिर तब तक और कुछ और कोई आइटम है, कहेंगे हाँ, कह दे का वड़ा पाव है, नहीं बर्गर है, बर्गर भी खा लिए, और क्या ठंडा है, ठंडा भी पी लिए। अब इधर देखो, हाँ पानी पी लिए, ठीक है। अब पानी पीने के बाद 500 रुपये में से कितना खर्च हो गया, 400, मान लो खत्म हो गया। तो 500 रुपये की नोट की करेंसी थी, वो एटीपी था, जो उन्होंने 400 खर्च कर दिया, वो क्या बन गया था, एडीपी, चिल्लर हो गया, एनर्जी
ख़त्म हो गई। कहेंगे ऐसा अगर 400 रुपये खर्च हो गया, आप ना कुछ करेंगे, चलो चाहे तो चलो। अगर किसी ने कहते हैं टफिया खरीद ले 2 बढ़िया वाला, कहीं ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया हमारे पास बचा नहीं, तो ये एनर्जी क्या करेंसी है, 500 की नोट। और ये कौन है, एडीपी कौन है, चिल्लर हो गया। चिल्लर, चिल्लर मतलब वो जो बाल में पड़ता हो नहीं, चिल्लर मतलब छुट्टा पैसा हो गया, छुट्टा पैसा हो गया, समझ रहे हैं ना। वो भी यूज़ हो सकता है, अमाउंट में यही यूज़ होता है, एडीपीओ यूज़ होता है। फिर चिल्लर को इधर देखो, फिर उस छोटे छोटे पैसे को बड़ा बनाना है तो ले जाकर दे दो, ले छोटा सा पैसा ले लो, फिर मैं 400 मिला दे, फिर 500 जिए। खर्च किया, एडीपी बन जाएगा ये, फिर उसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट और एनर्जी जोड़ देंगे, फिर क्या बन जाएगा, एटीपी। बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। सोने वाली लड़की इधर देखो, दोनों एनर्जी साथ साथ चलती हैं। कौन कौन एनर्जी साथ साथ चलती है, दोनों प्रोसेस साथ साथ, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। किसी कोई दुख तकलीफ है, चले। कल शाम इधर देखो, कल शाम को मैं गाड़ी नहीं लाया था, पानी बरसा था, मैं गाड़ी नहीं आया, टेम्पू से आ गया था। शाम को जाने लगा तो तिवारी ले जाकर आप छोड़ दिए चौराहे पर, सर जी अब बैठा दिया हमको, और हमें 2-3 ठो लड़कियाँ के बैठ गई, और लड़कियाँ बहुत अच्छी थी, अच्छी मतलब सुंदर नहीं, सभ्य थी, इतनी सभ्य थी थोड़ा, और इधर देखे स्मार्ट तो थी वो, मगर इतना असभ्य थी। कुल धीरे धीरे निकाली छोटका छोटका पैकेट, इतना बड़ा बड़ा सुरती है गुटका, अब कुल पारिक पारा कुल तीनों खा रही हैं, और तीनों खा रही हैं। दुर्भाग्य बस हम भी वहीं बगले में बैठे हैं। ये देखो दुर्भाग्य हमारा, देखिए पहले ये, और दुर्भाग्य देखिए खा रही हैं, और खाने के बाद तो ऐसे कुल, अब हमको रोडवे से चौकिया तक जाना है 5 किलोमीटर, अब उन्हें माओ करे हैं। हम कहीं क्या बोल रही हैं कुल अपने में, इधर देखो ऐसे खा कर अच्छा यहाँ पे बैठ रही हैं, ऐसे बोलते रही कुल। हम कैसा करिए ना, आप पहले अपना ये जो बादाम खाए हैं उसको तो घोंट जाइए, या तो इधर देखो बादाम जो खाएं उसको घोंट जाइए, या तो फेंक दीजिए। कहे नहीं अंकल ये ऐसा नहीं होगा, हमारी एनर्जी चली जाएगी। हम कहे वेरी गुड, हाँ एनर्जी में, और क्या गुटखा में और सुरती में और जो पान मसाला खाते हैं, एल्कोहल में, लो एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी खूब। नहीं चाय काफ़ी मान लो काफ़ी तो ठीक है, लेकिन जो दतवा सड़ाता है, कैंसरवा काज करता है, वो ना जोड़े। निकोटिन होता सुरती में, थोड़ा सा थोड़ा बहुत स्फूर्ति देगा, सही बात है वो। काहे सब काहे अंकल जी एनर्जी मिलती है, हम कहे बड़ा गजब एनर्जी ले रही हो। हाँ निकोटिन होता है, ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, इसलिए ब्लड प्रेशर वालों को नहीं पीना चाहिए। जो उसमें गुटके पान में जो चूना कत्था कुल मिला रहा, और सुरती में जो वो इसमें वो लगा वो मिलता है, दतवा खराब कर देता है, ये नुकसानदायक। और ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, ये भी खराब है। लीवर के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, समझिए। हमने कहा मत खाया ज़्यादा, इतना भगवान सुंदर चेहरा दिया, मत खाया करो तुम लोग, ताकि अच्छे लड़के शादी क्या है, नहीं अंकल कुछ नहीं होगा, सब ठीक है चलता है, तब नहीं खाएंगे। हम कहा अच्छा ठीक है, अब नहीं खाएंगे। बहरहाल दूसरा कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, बोलिए ना भाई, सुनो इधर देखो, देखो इधर कैटाबॉलिक बॉडी में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं, क्यों ख्याल करिएगा, बॉडी में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, टूटने वाला या ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ सेल ओवर बॉडी कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस।
कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं इसको। ये क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस। एग्जाम्पल देखो इधर, एग्जाम्पल पहले अपनी बुक का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पहले अपनी बुक का एग्जाम्पल देखिएगा। कोलेस्ट्रॉल से उसमें कुछ दिया होगा बुक में, देखिए। हम बाद में सब बता रहे हैं, पहले आपकी बुक का एग्जाम्पल होगा। ग्लाइकोलिसिस दिया ही है, वो तो और भी एक छोटा टॉपिक को छोटा दिया उसी में। जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ही बन रहा था वहीं पे छोटा सा और आपकी बुक में दिया हुआ कुछ टॉपिक छोटा सा। कोई लैक्टिक एसिड, क्या लैक्टिक एसिड दिया कहीं पे? लैक्टिक एसिड क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2H2O बनकर और एनर्जी दे देगा। चलो, लैक्टिक एसिड accumulated in striated muscles, जब क्या हो जाता है? when oxidized, तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज क्या करेगा? कन्वर्टेड इनटू CO2H2O एंड एनर्जी। या इधर देखो, इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लैक्टिक एसिड और के प्रोसेस में जा सकता है। इससे क्या बन सकता है? ग्लाइकोजन, कोरिसाइकिल इसको बोलते हैं। ग्लाइकोजन बन जाएगा, तभी कैसा प्रोसेस हो जाएगा? एनाबोलिक होगा। नहीं समझे? अगर लैक्टिक एसिड से क्या बना? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज बन गया, तब क्या होगा? एनाबॉलिक एक्टिविटी। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड क्या हो रहा है? स्टेट मसल में जो एक्यूमुलेट हुआ है, हार्ड वर्क आप जब कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे पेन होता है बॉडी में, ऐसे दर्द करता है। ठीक है, वो लैक्टिक एसिड क्या करेंगे? वो लैक्टिक एसिड अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो CO2 देगा, H2O देगा और एनर्जी। अगर मान लीजिए वो सिंथेसाइजिंग प्रोसेस में चला गया तब क्या करेगा? ग्लाइकोजन बना देगा। फिर बोलिए ना, ये कौन सा प्रोसेस है? ये कैटाबोलिक है। ये कौन प्रोसेस है? ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, ग्लूकोज किस में टूट रहा है? पायरुविक एसिड में, टू पायरुविक एसिड। दो पायरुविक एसिड में टूटता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें टूटता है? दो पायरुविक एसिड में। ये ग्लाइकोलिसिस है। क्या है ये? कई एंजाइम काम करती हैं। 10 एंजाइम वर्क्स इन 10 स्टेप। ये क्योंकि 10 स्टेप का रिएक्शन ही है ये, 10 स्टेप्स। बोलिए ना। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई तकलीफ? बोलिए। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर, ये ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोज। ग्लाइकोजन टूट गया किसमें? ग्लूकोज में। ये ग्लाइकोजन है, किसमें टूट गया? ग्लूकोज में। बताइए क्या प्रोसेस होगा ये? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये कौन सा प्रोसेस है? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक प्रोसेस में ना करो, में ही आ रहा है बकरी की तरह। कैटाबोलिक प्रोसेस है। ये पॉलीसैकेराइड है,
ये सिंपल शुगर है। ये कौन है? ये कौन है? सिंपल ग्लूकोज है ये मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड है। कोई टेंशन, कोई दुख तकलीफ? कौन वाला सर? हाँ यार, ग्लाइकोजन, सॉरी, ग्लाइको, हाँ ये सही बात है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ये क्या है? अगला एग्जाम्पल, लिपिड किस में टूट रहा है? ग्लिसरॉल फैटी एसिड में। बताइए क्या हो रहा है? ये लिपोलिसिस। अगर इसी को उल्टा कर दीजिए तो लिपोजेनेसिस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। बोलिए ना, टूटेगा ना? कुछ प्रोसेस साइक्लिक होते हैं, कुछ प्रोसेस नॉन साइक्लिक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ये सब जो प्रोसेस चल रहे हैं ना, ये सब प्रोसेस जो चल रहे हैं कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं, नीचे एक लाइन लिखिएगा, मेटाबॉलिक पाथवे। ये मेटाबॉलिक पाथवे है, समझे? मेटाबॉलिक पाथवे। और जो ये मॉलिक्यूल बनते हैं या बिगड़ते हैं, जो मॉलिक्यूल ये बन रहे हैं या जो बिगड़ रहे हैं, ये बिगड़ रहा है। अरे बोलते ना, हाँ बिगड़ता है, बिगड़ता है। क्या होता है? पैसा लगता है बोलने में? अच्छा, पैसा लगता है। अच्छा, तो ग्लाइजा देखिए, ये ग्लाइकोजन, हाँ पैसा हम लेते, हाँ हम पैसा लेते हैं भैया, हम पैसा लेते हैं बोलने का, हम तो लेते हैं। तो लोग बोलते, तो लोग पैसा देते हैं, ठंडा पिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो पैसा देते? पैसे तो मनबो, एनर्जी देते तुम लोग। कोल्ड ड्रिंक पियो, एनर्जी लो, समोसा खाओ, एनर्जी लो, मिठाई खाओ, एनर्जी लो, बोलो, तब का परेशानी है। तो बोला करो जोश के साथ। हो गया? अब मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, दोनों, चाहे कैटाबॉलिक हो या ये मेटाबॉलिक पाथवे दो हो सकता है, या तो साइक्लिक हो सकता है या नॉन साइक्लिक हो सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं। नॉन साइक्लिक, या तो साइक्लिक होगा या तो नॉन साइक्लिक, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको पढ़ाएंगे फतवा पगलावो तो लोग जो में का फ़ायदा। ये सब बुक में दिया नहीं है, तो 2-4 ठो ऐसा बता दे रहे हैं। अगर बाय द वे दे दे तो आप लिख सकते हैं। अब देखो, देखिए, सम कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट या क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटी में, जैसे
हार्मोन, एग्जाम्पल हार्मोन रिक्वायर्ड, RECQUIRED आपकी बुक में लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड इन नैनोग्राम पर ml, रिक्वायर्ड इन नैनोग्राम पर ml। अब सोचो जरा, इतना कम रिक्वायर्ड हार्मोन का रिक्वायर्ड, वहीं पे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज रिक्वायर्ड, मैं एक बार बताया था रिक्वायर्ड कितना 4.1 to 6.2 ऐसे 6.2 मॉल, हाँ सर मिली पूरा लिख देते हैं पर लीटर, इतना चाहिए आपको। अब जरा देखो हार्मोन कितना चाहिए आपको नैनोग्राम में और पर ml में, मिलीलीटर में, बोलो ना पर मिलीलीटर में, ये कितना चाहिए आपको, ग्लूकोज रिक्वायर्ड 4.1 to 6.2 क्या मिलीमॉल पर लीटर, मिली मतलब कम, मोल मतलब होता है का मोलरिटी, बात समझ रहे हैं ना, कितना पर लीटर चाहिए होगा आपके लिए, कोई टेंशन मत बताइए। नेक्स्ट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, सॉरी न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट, हाई अमाउंट में चाहिए आपकी बॉडी को, बोलिए नहीं चाहिए, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, लेकिन वहीं पे विटामिन और मिनरल्स लेस अमाउंट, ये हाई अमाउंट में चाहिए होगा। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये क्या होते हैं, लेस अमाउंट में चाहिए होंगे, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, कैल्शियम को, कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ये सब पढ़ाए हुए हैं हम। हो गया। और अगर इधर देखिए, अगर इसको क्या ले लेते हैं, ड्राई वेट नहीं निकालते, तो इधर देखो ड्राई वेट नहीं निकालते हैं तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, H2O अर्थात वाटर नंबर 1 पे हो जाएगा। अगर इसका वो निकालते वाटर प्रोटीन, तो हम इसको किस पे ले जाएंगे, वाटर को। ड्राई वेट निकालते तो ऐसा होगा, ड्राई वेट नहीं निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे प्रोटीन, नंबर 3 पे न्यूक्लिक एसिड, नंबर 4 पे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 5 पे है कौन, लिपिड। ये असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में है ये सबसे ज़्यादा वाटर, सेकंड नंबर पे प्रोटीन, तीसरे नंबर न्यूक्लिक एसिड, चौथे नंबर कार्बोहाइड्रेट, पांचवें नंबर पे लिपिड, और छठवें नंबर पे है कौन, मिनरल दिया हुआ है। तो मिनरल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, मिनरल दिया हुआ है तो मिनरल आप जाने दीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। हाँ वही मिनरल दिया हुआ है, आंसर हो गया, हो गया। अब इरेज करें,
these processes are metabolic processes are processes are मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं वो क्या हैं? डायनामिक हैं, डायनामिक, चेंजेबल है। कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। चेंजेबल होते हैं। ट्राई टू रीच एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, लेकिन पैसा पॉसिबल नहीं है। ट्राई टू रीच इक्विलिब्रियम स्टेट, ये कंसेप्ट आपको बनाना होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, बट इट इज नॉट अकर्स, ये होता नहीं है। अकर्स, ये नहीं होता, इट इज नॉट अकर्स। तब क्या होगा? कुछ तो होगा ही। कुछ होगा क्या? बोलिए। हाँ भैया, मेटाबॉलिक प्रोसेस, इधर देखो, ए भैया बाबू, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो तो डायनेमिक होता है, चेंजेबल, मतलब जैसे एक प्रोसेस हो रहा है तो लगातार एक प्रोसेस एक नियमित क्रमानुसार होता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो कम बने, दूसरा ज़्यादा बनने लगे। एक समय ऐसा आएगा दूसरा ज़्यादा होने लगा, पहला वाला कम हो जाएगा। जैसे सपोज़ करिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सपोज़ कर लो ये कुछ देवियाँ बैठी हुई यहाँ पे हमारे सामने, कुछ देवी लोग बैठी हुई हैं। ये लोग को क्या करेगा? देखो सुनो यार, अभी ये लोग क्या करें? ये लोग नाश्ता पानी न कर, सुबह से चाय पी खाई चले जाएंगे टक के एकदम, और 1:30-2 बजे तक हम यहाँ पढ़ाते रहें प्यार से। तो जानते क्या होगा? जितना इनके बॉडी का फैट होगा, धीरे धीरे गलते 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 एक समय ऐसा है हड्डी हो जाएंगी। हड्डी समझ रहे हैं ना? सूखी हड्डी, जस्ट लाइक लकड़ी, ऐसे है ना। जैसे सपोज कर लो ये लड़की है, हाँ लकड़ी एक बराबर। ये नाक में नथिया पहने हुए है, इसका कान है, कान में बाली पहने हुए है, ये देखो। और ये देखो, अभी देखो, इसका एक हाथ ये है, और ये देखो इसका एक पैर ये है, इधर देखिए। अभी इसकी बॉडी है, पैर ये 2 ठो है। अब मैं पहना दो कपड़ा, अब कपड़ा पहना दोगे तो ये जानते हैं कैसी दिखाई देगी? रमणवा की नानी। नहीं, बलवा नहीं झरा है, लो बलवा कैसे झड़ जाएगा? तो कैसे जाइए, लो ये पूरा बाल सब उड़ रहा है हवा से, बाल बाहर सब उड़ गया। बोलिए क्या हुआ? पूरा इनका लिपिड जो था धीरे धीरे गायब होते 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 उड़ गया। अब इसके बाद पापा का बच्चा कंकाल, ऐसे चलेंगे भैया, कंकाल बन के ऐसे। और जब कंकाल बन के चलेंगी और कपड़े पहनेंगे तो जैसे लगेगा डंडे में ऐसे पहना दिया कपड़ा, ऐसे ऐसे। और उसका अगर रात में, इधर देखो, और रात में अगर बाल बिखर के खड़ी हो जाए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, आई एम घोस्ट, आई एम भूत, आई एम चुड़ैल, हो गया। तो जानते क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन इनमें कौन प्रोसेस तेज हो गया? हम ये नहीं बताया, हम आपको कैटाबॉलिक प्रोसेस बता रहे थे। प्रोसेस डायनेमिक कैसे होता है, एक शिवम जी आप समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, कैटाबॉलिक प्रोसेस था, इनका लिपिड क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया सब, न खाने के चक्कर में। और अगर कहीं इधर देखिए, न खाते खाते हाइपोग्लाइसीमिक हो गई तो कहीं कोमा में चली जाएंगे, ऐसे ऐसे बैठे बैठे धड़ाम से गिर जाएंगे। फिर उसके बाद ड्रिप चढ़ाया जाएगा, और हो सकता तब ठीक ठाक हो जाए, नहीं पता लगा स्वाहा, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए पहले शरीर को मेंटेन रखना चाहिए। फिर दूसरा, हाँ सुनो, नहीं ठीक है, तुम लोग सही, तुमको कौन कह रहा है? हम एक बात बता रहे हैं, तुमको कह ही रहे हैं, जिसे तुमको थोड़ा ही कह रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो तुम परेशान झूठ में हो। बोलो, सुनो दूसरा एग्जाम्पल। अब सवेरे 4 पराठा सब्जी खा के आई, दूसरा भी एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं। अब फिर टिफिन में लेके भी आई, अचार उचार रख के कुल। अब यहाँ आए, फिर 3 लोग 4 फिर लपट गई, 5-5 पराठा 4 पराठा लेने की। इधर देखो, तब हम कुंभकर्ण के वंशज हैं, हमारा बॉडी साइज बहुत अच्छा है। क्या बढ़ गया? अब
लिपोजेनेसिस बढ़ गया, लिपिड का फॉर्मेशन बढ़ गया, खूब बॉडी तंदुरुस्त हो जाएगा, ऐसा तंदुरुस्त होगा कि डोल नहीं पाएंगे, तो वो समस्या है। तो डायनेमिक है ना। और आप जैसे लड़के रहे, जैसे भी लड़के हैं बहुत बहादुर लड़के हैं, तो ये सब क्या है कि अपना खाना पीना खाते रहेंगे, तंदुरुस्ती रखते रहेंगे। अब पता लगा तंदुरुस्ती अगर नहीं रखना है तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ते पढ़ते ये देख बल बल कुल झड़ जाएगा, सदियाँ होने के पहले बाल्डनेस आ जाएगा, सदियों नहीं होगी। अब क्या करेंगे? पढ़ते पढ़ते कहा डॉक्टरी पढ़ रहे थे, बाल गायब। जब शादी का ये कभी कौन डॉक्टर साहब हैं, कहीं डॉक्टर साहब हैं, बाल गायब, अच्छा ठीक है, शादी नहीं करेंगे इनसे, हम उस लड़के से करेंगे इसके पास बाल होगा। ये पढ़ते पढ़ते बिना खाए बाल गायब, बाल्डनेस। ये तो सौभाग्य इनका है कि इन्हें बाल्डनेस नहीं हो सकता, क्योंकि बाल्डनेस वाला जीन जो होता है वाही जीन पे होता है, इन्हें नहीं होगा। बाल भले कम हो जाएगा मगर बाल कभी बाल्डनेस नहीं हो सकता। या तो थायराइड के पेशेंट हो जाए बड़की, तब बाल साथ गायब हो जाए तो टकला दिखाई देना ऐसे, नहीं बाल्डनेस का जीन के अंदर है, ये नहीं है। इतने बड़ा बड़ा बाल है, इतने बड़ा बड़ा बाल है, नोचेंगे नुचा जाएगा, फिर जमेगा कागज उठो, तब कंघी करते करते सब रहेंगी। इतने बड़ा पिलिंडी बनाएंगे पीछे, लेकिन रहेंगे बाल थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि इनके अंदर बाल्डनेस का जीन नहीं होता। बाल्डनेस का जीन ह्यूमन बीइंग के मेल में होता है। तो मैंने क्या बताया? डायनेमिक होता है। बोलिए ना क्या होता है? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजिएबल। डायनेमिक मतलब चेंजिएबल। चेंजिएबल मतलब क्या होता है? कभी कोई प्रोसेस बढ़ सकता है, कभी कोई प्रोसेस घट सकता है। बोलिए ना, आप जरा ध्यान दीजिएगा। दो लड़के थे, एक थोड़ा इधर देखो, दो एक थोड़ा दुबला पतला था, एक थोड़ा हेल्दी था। तो हेल्दी वाला जो था, आपस में दोनों दोस्त थे, पता है किसी बात में मारपीट हो गई, एक ठुमारा उसको, सुनो लड़के दे दो। वो क्या करे, पतले वाले लड़के को, निहायत पतला था वो, भूखमरी के गार पे था वो भूखमरी का शिकार था, इतना हड्डी का था वो। एक तमाचा उसको मारा जो हेल्दी वाला था, कल अब मरबे तो हम देख लेंगे तुमको। फिर एक ठुमारा, कहा मारे ने बहुत बुराई हो जाएगी। फिर एक ठुमारा, कहा ऐसे अपना सरडा खोल कर रहा है, कहा बाबू सिनेमा नहीं तो हम मार के उलट देते हैं। कह रहे बाबू सिनेमा ना हमारे पास नहीं तो हम मार कहीं उलट देते। चला जोर से भाग। अब दौड़ाए होके सबका यार जा जब देख लिए कोई बड़े वाले हे हट, तो चुप रुक गए। दोनों लड़के ही थे, मतलब इतना उसको एहसास था कि हमसे ही ताकतवर है, और कहा हमारे पास सिनेमा नहीं तो हम मार को उलट देते हैं हमें ही। अब गरिया चला भाग, अब गाली नहीं देंगे, हाँ हम बातें, गरिया चला भाग, कह ले तो मारे हैं तो गरिया दिए, बराबर ही हो गई। सुनो, तो लिविंग क्या है? लिविंग बीइंग इज नॉन स्टेडी, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द स्टेडी में अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम फेज में रहेगा, अस्थाई नहीं रहेगा, वो डायनेमिक रहेगा, चेंजेबल रहेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द बॉडी, ORR बॉडी, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। हो गया? हाँ क्या भैया? 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में कितना एनर्जी मिलेगा, कितने कैलोरी? हम तो भाई पानी में एनर्जी ना निकाल पा रहे अपने बॉडी में। हम अब केमिस्ट्री में होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन बायोलॉजी में वहीं तक ही ना आया कि 1 लीटर पानी में कितना, पानी में से कितना एनर्जी निकाल पाए, तेरे पास कितनी क्षमता है। सुनो, देखो यहाँ पर आप देखेंगे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजिकल टर्म में वाटर से एनर्जी निकलने की कोई गारंटी नहीं है, ये बताया नहीं है।
हो सकता है केमिस्ट्री की भाषा में अगर वाटर मालिक्यूल को तोड़ते होंगे तो हो सकता है काफ़ी एनर्जी मिलता होगा। हम लोग की बॉडी में वाटर मालिक्यूल जो जाता है वो हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है? हाइड्रोलिसिस के लिए, यूरिया फार्मेशन के लिए यूज़ होता है। बोलिए ना। अगर आप क्या करते हैं, डीएमिनेशन करते हैं, डीएमिनेशन करते हैं किसका? डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। डीएमिनेशन प्रोसेस कहाँ होता है? ये देखो, डीएमिनेशन प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड कहाँ होता है? इन लीवर। तो क्या बनेगा? अमीन फार्म, ये अमीन बनेगा। कहीं न कहीं होगा ये जरूर बुक में आपके, ये अमीन का फार्मेशन होगा। कैसे? इसमें से कौन निकला? अमीनो ग्रुप निकल गया। बोलिए ना। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इज कॉल्ड डीएमिनेशन। इसका मतलब रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, यही है कॉल्ड। इसका मतलब ये है डीएमिनेशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन। कैसा प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस होगा? टूट रहा है तो कैसा प्रोसेस हो गया? डीएमिनेशन। कैसा है? कैटाबोलिक प्रोसेस। आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है हम आपको बता दें कौन कैटाबोलिक कैटाबोलिक है। पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हो गया? कोई परेशानी किसी को है? जो मेन बातें थी मैंने आपको बताया है अभी। अब मैं आपको ये यूनिट आपकी कृपा से जो मुझको मेन बातें पढ़ानी थी मैंने पढ़ा दिया है। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप को निकाल देंगे यार, तो डीएमिनेशन उसको बोलते हैं। कहाँ होता है? लीवर में होता है। बुक हम नहीं दिया लेकिन हम बता दिए। हाँ, हमेशा बनता है, हमेशा बन रहा है। अम्मा यहाँ देखो, इधर देखो, तो लोग नहीं पढ़े एक्सक्रीशन में, इधर देखो पढ़ाया जाता है। ऑर्निथिन साइकिल, इसमें क्या होता है? वही जो इससे अमीनो, इधर देखो जो अमीनो ग्रुप निकलता है NH3 प्लस CO2 प्लस ATP बन जाएगा कार्बामिल फास्फेट। क्या बनेगा? ये अमीन ग्रुप है, ये वाला कार्बामिल फास्फेट। ये जाएगा कहाँ पे? ऑर्निथिन साइकिल में, तो उससे बनेगा यूरिया। यूरिया आपकी बॉडी में हमेशा बनता रहता है। और ये ऑर्निथिन साइकिल कहाँ चलता है? वो भी लीवर में चलता है। बताए हैं हम आपको। यूरिया का फार्मेशन कोई पूछे कहाँ होता है, क्या बताएंगे आप? बोलिए। यूरिया का फार्मेशन कहाँ होता है? लड़के इधर देखो, यूरिया का फार्मेशन कहाँ होता है? यूरिया का फार्मेशन लीवर में होता है। यूरिन का फार्मेशन किडनी में। किडनी में किसका फार्मेशन? और लीवर में कहाँ? राइट साइड। लीवर में किसका फार्मेशन होगा? यूरिया का। यूरिन का फार्मेशन किडनी में। ख्याल करे रहे हो। यूरिया का फार्मेशन के लिए जो साइकिल चलती है, इधर देखो साइक्लिक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। या लिखे हैं ऑर्निथिन साइकिल। इससे क्या बनता है? यूरिया। उसमें अमीनो ग्रुप, जो अमीनो एसिड से कोई पूछे प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो है यूरिया बनता है कार्बोहाइड्रेट के लिपिड से। तो क्या बोलेंगे आप? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड टूटता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, तो क्या मिलेगा आपको? CO2 और H2O। लेकिन अमीनो एसिड टूटता है तो क्या मिलेगा आपको? अमोनिया। वही अमोनिया ऑर्निथिन साइकिल में जाएगा तो यूरिया बनेगा, और वही यूरिया फिर क्या होगा? ब्लड के साथ फिल्ट्रेशन होगा और बाहर निकल जाए। उससे कोई मतलब नहीं यार, बन रहा है। बस एक लाइन बाद, डीएमिनेशन क्या है?
पहले डीएमिनेशन का डिफिनेशन जानो। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड कॉल्ड एज डीएमिनेशन। कहाँ होता है ये डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड? कहाँ होता है? इन लीवर। इससे क्या बोलता है? अमीन बनता है। बोलिए ना, अमीनो ग्रुप जो निकल जाता है अमीन बन जाएगा खाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो परेशानी आप पूछिए, चैप्टर का यही अंत मैंने कल मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। कोफैक्टर में 3 बातें बताया था, शायद आपके दिमाग में होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप दूसरा था, पहला था प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा था कोएंजाइम, तीसरा था मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप में मैंने बताया था वे ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बिना उसके इंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे, बिना कोफैक्टर के इंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे, इंजाइम फंक्शनलेस हो जाएंगे, अर्थात इनएक्टिव हो जाएंगी। इसलिए कुछ इंजाइम के लिए कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। प्रोटीनस पार्ट ऑफ इंजाइम को यहाँ पे कल 2 लड़के कल पढ़े थे। इनएक्टिव हो जाएंगी। हाँ, बुक में अंतिम लाइन देखो लिखा हुई है। बुक में अंतिम लाइन लिखा, देखो क्या लिखो, पढ़ो। बुक में अंतिम लाइन में देखो क्या लिखा, वही लिखा है एकदम लास्ट चैप्टर में, लास्ट के यूनिट में देखो बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, लास्ट लाइन बायोमॉलिक्यूल का, यही देखो लिखा हुआ है। हमारे नीचे में अंतिम लाइन पढ़ते हो ना? हाँ, पूरा उस पर पढ़ो। 1 मिनट धीरे बोलो। लॉस खत्म हो गया, बस खत्म, बस मैंने बताना था। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाता है। कोफैक्टर के न रहने से कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम खत्म हो जाएंगी। इधर देखो, ये एपोएंजाइम है, बहादुर है कि मजाक बात है। ये एपोएंजाइम है, कौन सा पार्ट? प्रोटीनस। सब में नहीं होता, कुछ में। और कौन इसमें? कोफैक्टर। देखो कौन कोफैक्टर है, प्लस कोफैक्टर, बोलिए ना, बन जाएगा होलो एंजाइम। अब ये कंप्लीट एंजाइम बना, अब ये क्या बना? होलो एंजाइम बन गया, तब ये काम करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन नहीं होगा। रुक जाओ, कहीं भाग रहे हो? इतनी भी क्या बेरुखी है? हो गया। कोफैक्टर 3 होते, इधर देखो, कोफैक्टर 3 पहला हम बता रहे हैं। कोफैक्टर पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा था, कल पढ़ाए थे हम, फिर समझाना है इन लोगों को बताने के लिए। दूसरा है कोएंजाइम, तीसरा है मेटल आयंस। हेड क्वेश्चन। प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम होता है। किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है? कैटालेस का एंड पेरोक्सीडेज का। हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है किसका? कैटालेस का और पेरोक्सीडेज। किसको तोड़ता है ये? H2O2 को तोड़ देता है। किसमें? H2O में प्लस O2 में। यही पढ़ ले, वो यही क्वेश्चन में खट से आ जाएगा। इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कैटालेस और पेरोक्सीडेज का कौन है? हीम है। इतने याद कर लो, काम तो बन हुआ। फिर कोएंजाइम क्या होती हैं? जनरली कौन होती हैं? विटामिन्स होती है। जनरली विटामिन्स। इधर देखो, कौन विटामिन्स है? नाम बताओ, कल बताए थे हम। पहला है, दूसरा, हाँ भैया क्या होगा? अब एक ऑक्सीजन जा रहा है, बस बात खत्म। हाँ, एक ऑक्सीजन निकल रहा है, वो आधा हुआ दो के।
हो गया। अगर यहाँ पर आधा नहीं करेंगे, 1/2 कर देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कोई टेंशन है भाई? हाँ, बैलेंस कुल कर लिया करो पहले, केमिस्ट्री यूँ है। अब इधर देखो, विटामिन्स जैसे एग्जाम्पल NAD, FAD, NADP, दोनों आपके बुक में ही लिखा हुआ है NADP, खाली इतना याद करो तब वो काम चल जाएगा, छोड़ दे के। इसमें विटामिन कौन होता है? नियासिन, नियासिन, इसको बोलते हैं विटामिन B3। ये को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, नियासिन होता है। FAD में राइबोफ्लाविन होगा, विटामिन B2, लेकिन वो बुक में आपको दिया नहीं, हम इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं। आप समझे हो? कोफ है, मेटल, इतना याद कर लो तरह काम बन जाएगा। खाली इतना याद कर लो, कहीं काम करता है। और आपको बता दें, एनर्जी कैप्चर करने वाला, इधर देखो, एनर्जी कैप्चर करने वाला कोई एंजाइम होता है, NAD, FAD, ये से ज़्यादा एनर्जी कैप्चर करता है। हाँ, एनर्जी कंजर्व रहता है इसमें। यही जब टूटता है इलेक्ट्रॉन, हमारा इधर देखो, जब क्रेब्स साइकिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलता है, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तब NADS से इसी NADS से एनर्जी आपको मिलता है। कितना जानते हैं? 3 ATP। एक NADH के ऑक्सीडेशन से निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड, एक NADH अगर टूटता है 3 ATP मालिक्यूल मिलता है। एक FADH मालिक्यूल टूटता है तो 2 ATP मालिक्यूल मिलता है। तो ये क्या है? एनर्जी होल्डर हैं। आप समझे? FAD में कौन है? फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। आप बात समझो दूर तक। मेटल आयंस कौन सा है? हाँ, NADPH फास्फेट। NADPH अगर टूटता है, देखिए फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप टूटता मिलेगा तो NADH 3 ATP है। हो गया। अब देखो मेटल आयंस कौन सा है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए कौन होता है? जिंक। कौन है? मेटल आयंस। बिना इसके कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास से। कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहाँ निकलता है? पैंक्रियास से। कोई टेंशन बताइए? ये पूरा चैप्टर था, मैंने कल से पढ़ा दिया था, वो तो जबरी हम सब पढ़वा रहे हैं। कोई लाइन समझ में नहीं आया? प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम होता है, किसमें? कैटलेज में और परऑक्सीडेज में। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये को एंजाइम विटामिन होता है, NAD निकोटिनिक एसिड या नियासिन, NADP निकोटिनिक एसिड निकोटिनिक एसिड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। बोलिए ना। और मेटल आयंस में कौन है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कौन है? जिंक। इतना क्वेश्चन पूछेगा। और बोलिए, कोई टेंशन बताइए? कुछ दुख तकलीफ है? कटा। अब हम आपको पढ़ाएंगे कल से पहला यूनिट कल से। आपका 1 यूनिट ये खत्म हो गया, 1 यूनिट उधर फिजियोलॉजी पूरा सारा चैप्टर खत्म, इधर यूनिट का, इधर का इस यूनिट का सेल साइकिल और बायोमॉलिक्यूल। अब पहले यूनिट का जो है वो क्लासिफिकेशन है और कौन स्टेट है, लिविंग बीइंग है ना। पहला चैप्टर लिविंग, इरेज करते हैं। बाय।